नमस्ते। कभी सोचा है कि संविधान में लिखा एक छोटा सा वाक्य, बस एक लाइन, लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से कैसे बदल सकती है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे भारत की अदालतों ने जीवन के अधिकार को सिर्फ शब्दों से निकालकर एक जीता जागता, सांस लेता हुआ कानून बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि जीवन के अधिकार का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, या फिर इसमें कुछ और भी शामिल है? देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी नींव है भारतीय संविधान का आर्टिकल 21। ये कहता है, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सा लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही वो छोटा सा बीज था जिससे आगे चलकर भारत में मानवाधिकारों का एक बहुत बड़ा पेड़ उगने वाला था। तो इस कानून के विकास में जो पहला बड़ा मोड़ आया, वो तब था जब अदालतों ने ये फैसला किया कि भाई जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, जीवन जीने के लिए जो बुनियादी साधन चाहिए वो भी इसमें शामिल है। और इस सोच में जो सबसे बड़ी क्रांति आई वो आई एक ऐतिहासिक केस से, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। ये कहानी है मुंबई के उन लाखों फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की जिन्हें एक दिन अचानक कह दिया गया कि अपने घर खाली कर दो। यहाँ पर अदालत ने एक जबरदस्त सिद्धांत सामने रखा। उन्होंने कहा, आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार यानी रोजी रोटी का हक भी शामिल है, क्योंकि जीने के साधनों के बिना जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। सोचिए, इस एक फैसले ने जीवन की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके ठीक बाद एक और बहुत जरूरी केस सामने आया, MC मेहता बनाम भारत संघ। ये केस दिल्ली में एक खतरनाक फैक्ट्री से गैस लीक होने के बाद शुरू हुआ, जिसमें एक वकील की दुखद मौत हो गई थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल कानूनी सिद्धांत बनाया। उन्होंने एक पुराने ब्रिटिश कानून को हटाकर एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, अगर आपकी खतरनाक इंडस्ट्री से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचता है तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपको उस नुकसान की पूरी भरपाई करनी ही होगी, बिना किसी अगर मगर के। तो ये तो हुई आजीविका और पर्यावरण की बात, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब अदालतों ने एक और गहरा सवाल उठाया, क्या बिना इज्जत, बिना सुरक्षा और बिना पहचान के जीना सच में जीना कहलाया जा सकता है? यही से इंसान के अस्तित्व के मूल पहलुओं की रक्षा का सफर शुरू हुआ। इसकी एक दर्दनाक कहानी है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य के केस में। सोचिए, एक 22 साल के लड़के को पुलिस हिरासत में लेती है और बस अगले ही दिन उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है। इस घटना ने सरकार की जिम्मेदारी पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। और यहीं पर अदालत ने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, संवैधानिक अपकृत्य यानी कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। इसका मतलब बहुत सीधा था, अगर सरकार या उसके अफसर किसी के मौलिक अधिकारों को छीनते हैं तो उन्हें मुआवजा देना ही पड़ेगा। अब वो ये कहकर नहीं बच सकते थे कि हम तो बस सरकारी काम कर रहे थे। अगला मील का पत्थर था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का केस। इसने वर्कप्लेस पर होने वाले यौन उत्पीड़न जैसे बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात की। हुआ ये था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हुई एक भयानक घटना के बाद ये याचिका दायर की गई थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। उस वक्त यानी 1997 में इस मुद्दे पर देश में कोई पक्का कानून था ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का इस्तेमाल करके विशाखा गाइडलाइंस बना दी, जो फौरन लागू हो गईं और काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद को इस पर कानून बनाने में 2013 तक का वक्त लग गया। अब हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण केस पर आते हैं, नालसा बनाम भारत संघ। ये मामला सीधे सीधे ट्रांसजेंडर समुदाय के अस्तित्व, उनकी पहचान और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ था। अदालत का फैसला वाकई में एक क्रांति की तरह था। उन्होंने तीसरे लिंग को कानूनी मान्यता दी और ये भी साफ किया कि अपनी जेंडर पहचान खुद तय करना आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी पुरुष या महिला के दायरे में रहने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो ये जो जीवन के अधिकार का दायरा बढ़ रहा था, ये सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। अदालतों ने इस सुरक्षा के कवच को समाज के सबसे कमजोर तबकों तक पहुंचाया, आदिवासियों तक, विकलांग लोगों तक और यहाँ तक कि उन लोगों तक भी जो भारत के नागरिक नहीं हैं। देखिए इन 3 मामलों को,
समता केस में कोर्ट ने आदिवासियों की जमीन को बड़ी बड़ी कंपनियों के लालच से बचाया। चंद्रमा दास केस में ये साफ कर दिया कि आर्टिकल 21 सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए नहीं बल्कि भारत की जमीन पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए है। और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ वाले केस में कोर्ट ने ये पक्का किया कि लोकतंत्र में सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो और नेत्रहीन लोगों को ब्रेल लिपि में वोट डालने का अधिकार मिले। अच्छा, इन सारे मामलों को देखने के बाद मन में एक सवाल आता है ना, कि आखिर अदालतें इतने पावरफुल फैसले देती कैसे हैं? असल में न्याय के लिए एक मजबूत दलील तैयार करने का एक तय ढांचा होता है, एक आर्किटेक्चर। किसी भी मजबूत कानूनी दलील के यही 4 कदम होते हैं। पहला, तथ्यों को बिल्कुल साफ साफ रखना कि असल में हुआ क्या था। दूसरा, कानूनी सवाल को पकड़ना कि असली कानूनी मुद्दा क्या है। तीसरा, अपना फैसला सुनाना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, एक ऐसा सिद्धांत बनाना जो भविष्य के लिए भी एक कानून बन जाए। तो आज हमने जो ये पूरा सफर देखा वो यही कहानी है कि कैसे संविधान के एक अकेले वाक्य से अधिकारों का एक इतना बड़ा पेड़ उगाया जो आज हर किसी को अपनी छाया में पनाह देता है। यही है आर्टिकल 21 की ताकत, जिसे एक जीवंत संविधान की सबसे अच्छी मिसाल माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, कानून का काम कभी खत्म नहीं होता। ये समाज के साथ साथ हमेशा बदलता रहता है, विकसित होता रहता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो आने वाले समय में जीवन के अधिकार को हमें किन नई चुनौतियों से बचाना होगा? क्या वो डिजिटल प्राइवेसी होगी या फिर क्लाइमेट चेंज का खतरा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको, हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।